हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 4 के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को आने में थोड़ी देरी लग गई कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब इधर आपको अल्टरनेटिव वीडियो आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए। जवाब देंगे उसी अनुसार हम अगले वीडियो से आपको सही आंसर भी दिया करेंगे। इससे आपको एक रिवाइज भी होता रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेड डालिएगा परागकण या लघु बीजाणु। परागकण, परागकण या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। ठीक है, परागकण या लघु बीजाणु में अगर हम बात करें कि जो परागकण होता है वह परागकण गोलाकार भी होता है और अंडाकार भी होता है। अगर हम आकार की बात करें, आकार की, तो ये गोलाकार भी होता है, अंडाकार होता है। इसकी व्यास की अगर हम बात करें कि परागकण का जो व्यास होता है वह 0.025 mm से लेकर के 0.115 mm तक होता है। ठीक है, इसकी व्यास की अगर मैं बात करूं, इसकी संरचना जो होती है परागकण की, यह दो परत की होती है। जो हम लोग अभी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले जो परागकोश में पढ़े थे, 4 स्तर पढ़े थे उसमें, टेपिटम, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, वो परागकोश की संरचना थी। उस परागकोश में जो एक परागकण था, उस एक परागकण की बात कर रहे हैं। परागकण जो होता है वो 2 स्तर का होता है और इस स्तर में अंतः वाला स्तर के ऊपर जगह जगह पे कटा हुआ एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम बाह्य स्तर। बाह्य स्तर को बाह्यचोल और अंतः स्तर को अंतःचोल भी कहते हैं। बाह्य स्तर को बाह्यचोल और अंतः स्तर को अंतःचोल कहते हैं। अब अगर हम गौर पूर्वक देखें तो ये हो गया बाह्यचोल, ये हो गया बाह्यचोल, और ये जो अंदर वाला ब्लैक है ये हो गया अंतःचोल। ठीक है, जो बाह्यचोल होता है यह बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वह जैविक और भौतिक अपघटन से इसका नुकसान कुछ नहीं होता है। यानी कि कोई भी चीज जब नष्ट होती है तो उसको 2-3 चीजें नष्ट करती हैं, या तो अम्लता, क्षारकता, टेम्परेचर, यही सब उसको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन ये जो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ बाह्यचोल होता है, इस पे ना तो अम्लता का जल्दी प्रभाव कोई पड़ता है, ना तो क्षारकता की कोई प्रभाव पड़ती है जल्दी, और ना ही ताप की। इसलिए हम ये कह सकते हैं यह उच्च प्रतिरोधी भी है। अगर किसी चीज के ऊपर कोई इफेक्ट जल्दी ना डाल पाए तो प्रतिरोधी तो हुआ ही। तो ये सब, इसको बाह्यचोल को जल्दी टेम्परेचर, अम्ल, क्षार, ये सब नष्ट कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? उच्च प्रतिरोधी कह सकते हैं। तो बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलेनिन का होता है और ये उच्च प्रतिरोधी होता है। ठीक है, और जो अंतःचोल होता है वह बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। ठीक है, अब देखिए, अंदर एक केंद्रक होता है। यह अंदर वाला जो केंद्रक होता है इसको बोलते हैं वर्धी केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? वर्धी केंद्रक। और इसी केंद्रक से समसूत्री विभाजन करके एक छोटा केंद्रक और बनता है जिसको हम कहते हैं जनन केंद्रक। इसको कहेंगे जनन केंद्रक। ध्यान देना, इस परागकण के अंदर एक छोटा एक केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं वर्धी केंद्रक, और इसमें समसूत्री विभाजन होकर के एक और केंद्रक बनाता है जिसको कहते हैं जनन केंद्रक। और इस पूरे परागकण के अंदर यह एक कोशिका है, तो हम बात करेंगे इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य भरा होगा। तो यह कुछ कोशिका द्रव्य को लेकर के और यह केंद्रक मिला करके एक नया कोशिका बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनन कोशिका। यानी कि जनन केंद्रक वाले, जनन केंद्रक अलग एक कोशिका द्रव्य लेकर के बनाता है जिसको जनन कोशिका कहते हैं। और ये हो गया वर्धी केंद्रक। अब वर्धी केंद्रक के साथ ये जो कोशिका द्रव्य हैं ये सब मिलकर के, कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर के एक बनाएंगे कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्धी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्धी कोशिका कहते हैं। आई बात समझ में?
तो परागकण के बारे में आप समझ गए। परागकण जो होता है वह एक गोलाकार अंडाकार संरचना होता है। यह दो स्तर का बना होता है। आंतरिक स्तर को अंतःचोल और बाह्य स्तर को बाह्यचोल कहते हैं। आंतरिक यानी कि अंतःचोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, और जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन का बना होने के कारण वो उच्च प्रतिरोधी होता है, क्योंकि इसके ऊपर अम्ल, क्षार और ताप का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है, मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव जल्दी काम नहीं करता है, इसलिए यह उच्च प्रतिरोधी होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक और जैविक अपघटन तीव्रता से नहीं हो पाते इस पे, इसलिए जो है क्या कहते हैं, इस पे कोई प्रभाव जल्दी नहीं पड़ पाता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसको कहते हैं वर्धी केंद्रक। इसमें समसूत्री विभाजन होता है जो कि एक केंद्रक और बनाता है, इसको कहते हैं जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक कुछ कोशिका द्रव्य को लेकर के, एक जैसे होता है ना कोई एक लोग अलग हुए तो अपने परिवार को लेकर के अलग हुए तो उनका एक अलग परिवार बन जाता है, उसी प्रकार से जनन केंद्रक कुछ कोशिका द्रव्य को लेकर के एक संरचना बनाता है जिसको कहते हैं जनन कोशिका। क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए, कोशिका द्रव्य होना चाहिए। तो जनन केंद्रक तो ऑलरेडी है, कुछ कोशिका द्रव्य को ले लिया तो एक नया कोशिका बन गया जिसको क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहेंगे। अब जो बाकी कोशिका द्रव्य है और वर्धी केंद्रक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वर्धी कोशिका बनाएंगे। बस समझ में आया। परागकणों के कोशिका द्रव्य में पोषक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वह जो है पोषक की गोली के रूप में, या कह सकते हैं सरपे शरबत के रूप में, यानी कि पोषक चीजों को लेने के लिए हम परागकण का भी यूज करते हैं। कुछ औषधियां बनाने में भी परागकणों का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो चित्र को बना लीजिए, उसके बाद इसके आगे लिखेंगे। इसमें हो गया, चलिए। यही चित्र सेम एक जगह भी और काम करेगा। लिखेंगे लघु बीजाणु अति सूक्ष्म रचना है। लघु बीजाणु अति सूक्ष्म रचना है। इसका व्यास 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। यह आगुणित होती है। यह आगुणित होगी तो यन अवस्था में आगुणित होती है। इसकी संरचना गोलाकार अंडाकार होती है। इसकी संरचना गोलाकार अंडाकार होती है। इसमें दो परत पाई जाती है। इसमें दो परत पाई जाती है, ठीक है। अब जो आंतरिक परत होती है उसको अंतःचोल कहते हैं, और किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसकी आंतरिक परत को अंतःचोल कहते हैं। यह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तथा दूसरी परत बाहर की तरफ होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाह्यचोल। तथा दूसरी परत बाह्यचोल कहलाती है। यह किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है।
इसकी जैविक एवं भौतिक अपघटन शीघ्रता से, मतलब जल्दी नहीं होती है, शीघ्रता से नहीं होती है, इसलिए इस पर अम्ल, क्षार, ताप आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बाह्यचोल उच्च प्रतिरोधी होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। ठीक है, एक जीकेपी लिखेंगे, गोल्डन की पॉइंट, 2 जीकेपी लिखेंगे। पहला जीकेपी है कि परागकणों के कोशिका द्रव्य में पोषक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रायः खिलाड़ी परागकणों की बनी गोली या पेय शरबत, आप भी यूज कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी की बात की, ऊर्जा की बात होती है ना, जब पोषक पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। पेय शरबत को पोषक संपूरक की भांति उपयोग में लाते हैं, एक जीकेपी और है कि विभिन्न औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न औषधियों के निर्माण में विभिन्न औषधियों के निर्माण में भी परागकणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग हेड डालेंगे परागकोश का स्फुटन, मतलब परागकोश कैसे फटता है, परागकण तभी ना बाहर आता है, परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परागकोश कैसे फटता है। एक परागकोश की संरचना की अगर हम बात करें तो आपको बताया गया था कुछ परागकोश इस प्रकार से होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है परागकोश। ठीक है, अब इस परागकोश की अगर हम संरचना की बात करें, इसको अगर आधे से ऐसे काट दिया जाए आधे से, तो हमें ऊपर से कैसे दिखाई देगा,
तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से आप देखने को मिला था आपको। इसको अगर हम ऐसे बात करें, ये परागकोश की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसे था, ऊपर से ऐसे हिस्सा आधे से काट दिया गया तो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अंदर एक ऐसे लेयर होगी और इसके अंदर भरा होता है परागकण। गोल गोल ढेर सारा परागकण भरा रहता है। जब परागकोश परिपक्व होता है, जैसे परागकोश के अगर आपको बात करें तो 4 स्तर इसमें पाया जाता था, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर और टेपिटम। तो जो परागकोश होता है, परागकोश जब परिपक्व अवस्था में आती है तो इसका जो टेपिटम वाला हिस्सा होता है और मध्य स्तर होता है, वो दोनों क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने परागकण बना दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। एक परागकण की संरचना इसमें वो है जो अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है। तो इस परागकोश की संरचना में पार्ट 3 में हम बताए थे आपको कि परागकोश में 4 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर और टेपिटम पाए जाते हैं। आए बात समझ में? तो जो बाह्य स्तर होता है और अंतः स्तर होता है और मध्य स्तर और टेपिटम, जब परागकोश परिपक्व होता है तो परिपक्वन की अवस्था में टेपिटम और मध्य स्तर दोनों क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो ये वाला हिस्सा होता है, जैसे संरचना की अगर बात करें, यहां पर ये वाला हिस्सा कहलाता है स्टोमियम। क्या कहलाता है? स्टोमियम। ऐसे जहां संरचना इस तरह से दिखाई दे रही है आपको, जैसे आपको बताते हैं कि परागकोश 2 पालियों में बटी होती है और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो टोटल कितने प्रकोष्ठ हो गए? 4। 1 2 3 4। तो जहां ये प्रकोष्ठ ऐसे बढ़ते हैं वहां थोड़ा सा गड्ढानुमा संरचना होता है, वहीं पर होती है स्टोमियम और स्टोमियम होती है ये। तो जब परागकोश परिपक्व होता है तो जब मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाते हैं तो यहाँ की स्टोमियम जहां पाया जाता है, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें जल की हानि होती है। और जब जल की हानि होती है तब यहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और जब सिकुड़ेंगी तो जो बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होगा तो ये बाह्य स्तर क्या होगा, फट जाएगा और स्टोमियम वाले स्थान से। और जब फट जाएगा तो यहां से परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर गिरने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का। स्टोमियम वाले स्थान से परागकण कहां आएंगे, बाहर। यही होता है परागकण का स्फुटन। जब परागकोश परिपक्व होता है तो मध्य स्तर और टेपिटम क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे में स्टोमियम वाले स्थान की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल की हानि होती है। क्या होती है? जल की हानि होती है। और जब जल की कहीं पे हानि होगी, जाहिर सी बात है सिकुड़न आएगा ही। तो वहां की कोशिकाओं में क्या होती है, जल की हानि, और उसमें जल का क्या होता है, अभाव। और जब जल की हानि हुई तो कोशिकाओं में सिकुड़न उत्पन्न हुई और सिकुड़न होने के कारण से जो बाह्य स्तर होता है वो टूट जाता है और ऐसे में परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको चित्र को आप बनाइए, उसके आगे हम लोग फिर नोट करते हैं। चलिए इसके आगे लिखेंगे सभी लोग। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। चारों स्तर को नाम आपको बताया गया था, बाह्य स्तर, दूसरा अंतः स्तर और तीसरा मध्य स्तर और चौथा था टेपिटम। ठीक, दूसरी लाइन से लिखेंगे कलर चेंज करके। परागकोश के परिपक्व होने के बाद, परागकोश के परिपक्व होने के बाद मध्य स्तर तथा टेपिटम, मध्य स्तर तथा
टेपिटम नष्ट हो जाते हैं, मध्य स्तर तथा टेपिटम नष्ट हो जाते हैं, तथा बाह्य स्तर एवं अंतः स्तर शेष रह जाते हैं। अब जब दो स्तर टूट गए, नष्ट हो गए, तो दो ही स्तर बचेगा, बाह्य स्तर और अंतः स्तर शेष रह जाते हैं। ठीक है। जहां पर स्टोमियम पाई जाती है, जहां पर स्टोमियम पाई जाती है, वहां की कोशिकाएं, वहां पर अस्तर जो है पतली हो जाती है, वहां पर अस्तर पतली होती है और वहां की कोशिकाओं में, वहां के कोशिकाओं में जल की हानि होती है। जब जल की हानि होगी तो कोशिका क्या होगी, वहां की सिकुड़ोगी। अतः वहां की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है, बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है और बाह्य स्तर फट जाता है, हट जाता है और परागकण बाहर आ जाता है, जाता है। इसे परागकण का स्फुटन कहते हैं। इसके पहले आपको जो चित्र दिया गया था, चित्र को बना लीजिएगा। इसमें जो आपको लिखाया गया इसको लिख लीजिएगा। दो क्वेश्चन आज का, कि जो परागकण का बाह्य स्तर होता है और अंतः स्तर होता है, ये दोनों किस चीज की बनी होती है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आज का कार्यभार समाप्त किया था, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। धन्यवाद।